आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए एनालिसिस के बारे में, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तो डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये एक खास किस्म का केमिकल टेस्ट होता है जिसकी मदद से किसी भी पर्सन यानी किसी भी इंसान का या कोई भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जेनेटिक मेकअप का पता चलता है। यानी इस टेक्निक की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए, जो कि हमारे सेल्स में मौजूद जो ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस, उसमें मौजूद होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स, जिनको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो इस टेस्ट की मदद से पता चलती है। तो इस टेस्ट को कहा जाता है डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो केमिकल टेस्ट है ये मुख्तलिफ स्टेप्स की मदद से किया जाता है, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह का होता है और उसके ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशंस या किस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हर जो पर्सन है उसका डीएनए दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ होता है। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे आप जिस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं वो है डीएनए का मॉलिक्यूल। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे सेल्स में मौजूद जो न्यूक्लियस है, जो कि हमारी सेल की एक ऑर्गेनेली है, तो उसमें मौजूद होते हैं ये स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम डीएनए मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इनमें जो है वो खास किस्म की नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं। जैसे यहाँ पे आप सी देख रहे हैं, सी का मतलब साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन, ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थायामीन। तो ये जो बेसिस होती हैं या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये एक खास तरीके से आपस में जो है वो मिल के जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी ये बेस पेयर्स बनाते हैं। तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ होती है, यानी इनकी जो तरतीब है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल से देखा था। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गुआनिन यानी जी के अगेंस्ट सी है, टी के अगेंस्ट ए है। तो ये तो इनकी बेस पेयरिंग है, यानी ये आपस में इस तरह से जो है वो बेस पेयर्स बनाते हैं। लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है, यानी यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी आपको नजर आ रहा है, सी। तो हो सकता है जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो उनमें क्या हो कि यहाँ पे टी हो, ए हो, सी हो, जी हो। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशंस होती हैं या ये जो बेस पेयर्स आपस में अरेंज होते हैं हर डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हर पर्सन के अंदर ये अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हर पर्सन का जो डीएनए है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो अब ये जो डीएनए एनालिसिस है या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो इससे एक पर्सन का जेनेटिक मेकअप का हमें पता चलता है। तो जेनेटिक इसे क्यों कहते हैं? ये होता है हेरिडिटी या जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही वो मटेरियल है जिसके ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो पास होती हैं पेरेंट से नई जनरेशन्स में, यानी बच्चों में। तो अब जिन पेरेंट्स से सॉरी तो जो पेरेंट्स होते हैं वो तकरीबन जो है वो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो डीएनए होता है वो 50% जो है वो अपने हाफ जो डीएनए है वो अपनी मदर से आता है और हाफ जो है वो अपने फादर से आता है। तो अब जो ऑफ स्प्रिंग्स या जो न्यू जनरेशन या जो बच्चे होते हैं, तो उनमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हाफ जो है वो अपनी मदर से मिलता जुलता है, हाफ अपने फादर से मिलता जुलता है। इसी तरह कोई जो दूसरी फैमिली होती है तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस फैमिली से या इससे क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी अगर हम पेरेंट्स की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करें और ऑफस्प्रिंग्स की करें तो वो आपस में मिलते जुलते होंगे, कहीं कहीं थोड़े डिफरेंस आएंगे, लेकिन एक फैमिली के जो लोग होते हैं उनका जो पैटर्न होता है डीएनए में, जो बेस पेयर्स का पैटर्न होता है वो तकरीबन एक जैसा होता है। तो इसीलिए ये जो केमिकल टेस्ट्स होते हैं इसको मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन कौन से यूजेस हैं जो कि डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हैं? तो डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है वो अक्सर जो कोर्ट के या अदालत के केस होते हैं उसमें गवाही के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से कि आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा तो इसको इस्तेमाल किया जाता है क्राइम्स, यानी कहीं पे जो है वो किसी का मर्डर हुआ है या किसी ने किसी को जो है वो ज़ख्मी किया है, तो उस जगह से जो है वो ब्लड के सैंपल्स लेके उनकी फिंगर प्रिंटिंग करके तो वो जो क्राइम्स हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और जो एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं, तो जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे डिटेल से। इसके अलावा
जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को, या फिंगरप्रिंटिंग का जो टेस्ट है इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लड रिलेटिव्स की शनाख्त के लिए। ट्रैक डाउन का मतलब है डिटेक्ट करना, शनाख्त करना। यानी अगर कोई पर्सन जो है वो खो गया है, या जो पर्सन है तो उसका नहीं पता कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो जिस फैमिली ने उस पर्सन की डिटेल लेनी है तो वो क्या करेगा कि वो उसके जो सैंपल्स हैं तो उसको एनालाइज करवाएगा, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएगा या डीएनए एनालिसिस करवाएगा। तो वो जो है उसके पैटर्न से, या जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उससे पता चल जाएगा कि आया वो उस फैमिली का मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी डीएनए की जो डिटेल है उस पर्सन की तो वो फाइंड हो जाएगी, यानी उसका पता चल जाएगा इस टेक्निक की मदद से। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए। यानी कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ कहा जाता है। तो हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ कौन सी होती हैं? यानी जो वालदेन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री का पता चल जाए, यानी अगर पेरेंट्स की पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग करवा ली जाए, तो उससे पता चलता है कि जो नई जनरेशन है तो उसमें जो है वो डिजीज़ होने के, वो जो डिजीज़ है उसके होने के कितने चांसेस हैं। तो इस तरह से टाइम पे ही पता चल जाता है कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ जो हैं वो पास हो सकती हैं पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में, तो इसलिए उनका जो है वो इलाज जो है वो करना मुमकिन हो जाता है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस के जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या यूजेस हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि डीएनए एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं जिसकी मदद से हमें डीएनए का ये जो सारा पैटर्न है, यानी ये जो बेस पेयर्स हैं, अरेंजमेंट है, तो पूरी की पूरी जो प्रोफाइल है उसका हमें पता चलता है। तो यहाँ हम अपने सामने इस डायग्राम को ले आए हैं और इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स को स्टडी करते हैं कि किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जिस पर्सन की डीएनए प्रोफाइल बनानी है या डीएनए एनालाइज करना है किसी भी पर्सन का, तो उसका जो है वो उसकी बॉडी से सैंपल लिया जाता है। अब ये सैंपल जो है वो बॉडी का कौन सा पार्ट हो सकता है? तो असल में तो हमें सेल चाहिए, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। तो बॉडी का कोई सा भी पार्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्किन की, यानी कि बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन यानी जिल्द मौजूद होती है, तो अगर जो है वो स्किन का छोटा सा पार्ट अगर अवेलेबल हो तो उसको भी सैंपल के तौर पे लिया जाता है। इसके अलावा हेयर यानी बाल, और इसके अलावा ब्लड सेल्स, यानी ब्लड के जो सेल्स होते हैं तो उनके अंदर भी डीएनए मौजूद होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये सैंपल है। तो उस सैंपल में ख़ास किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि बाकी के जो सेल्स के कंपोनेंट्स हैं, यानी सेल्स की जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग हो जाएं और डीएनए जो है वो अलग हो जाए। तो इस स्टेप पे क्या किया जाता है? डीएनए की एक्सट्रैक्शन, यानी इस सैंपल से डीएनए को अलग किया जाता है, डीएनए को निकाला जाता है। उसके बाद इस डीएनए को प्यूरिफाई किया जाता है, यानी ख़ास किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी मदद से डीएनए अलग हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर ऐड किए जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो एंजाइम्स ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम्स है जिनका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इनको इस्तेमाल किया जाता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए। यहाँ पे आप सीजर्स या कैंची देख रहे हैं, तो असल में यहाँ पे ये जो सीजर्स हैं इसका काम कौन कर रहा है? एंजाइम्स कर रहे हैं। यानी एंजाइम्स जो हैं तो वो सीजर्स का फंक्शन कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट करने के लिए। यानी ख़ास पॉइंट्स पे जो है वो इन एंजाइम्स को ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि ख़ास पॉइंट्स पे डीएनए को कट करेंगे और उसके बाद क्या मिलेगा हमें? डीएनए फ्रेगमेंट्स, यानी डीएनए जो है वो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी एक ख़ास किस्म का जो है वो इंस्ट्रूमेंट या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें के एक जेल डाली जाती है और उस जेल में जो है वो छोटे छोटे से इस तरह से होल्स किए होते हैं और उनमें जो है वो इन डीएनए के सैंपल्स को डाला जाता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक सैंपल ऐड किया यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो उस
बॉक्स को या जो वो डिब्बा सा बना होता है जिसमें कि जेल डाली जाती है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं तो ये यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, यानी जेल के ऊपर मूव करना शुरू करते हैं। तो जो लाइट वेट यानी जिन फ्रेगमेंट्स का जो वजन है वो कम होता है तो वो तेजी से मूव करते हैं इस जेल के ऊपर, और जो फ्रेगमेंट्स भारी होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते हैं। इस तरह से जो मुख्तलिफ सैंपल्स हैं तो वो इस जेल के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद होती हैं। तो उसके बाद एक ख़ास टाइम के बाद यानी एक ख़ास लिमिट होती है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और ये मूवमेंट रुक जाती है। तो कुछ फ्रेगमेंट्स फॉर एग्जांपल कुछ एक फ्रेगमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से। इसी तरह से जो दूसरा सैंपल है उसका एक फ्रेगमेंट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अपने वजन के लिहाज से, अपने वेट के लिहाज से। उसके बाद ये जो जेल है इसको इस डिब्बे से निकाला जाता है, यानी ये जो बॉक्स सा होता है जिसमें कि ये जेल होती है, उससे इस जेल को निकाल के तो उस के बाद जो प्रोसेस होता है उसको सदरन ब्लॉटिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बारीक सी झिल्ली सी या मेम्ब्रेन सी इस्तेमाल की जाती है और उसके ऊपर इस जेल को रखा जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि इसके ऊपर जो है वो डीएनए के प्रोब्स डाले जाते हैं। अब डीएनए के प्रोब्स क्या हैं, यानी यहाँ पे इस जेल में फ्रेगमेंट्स तो हैं ही हैं, यानी जिनकी हमने प्रोफाइलिंग करनी है वो तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा अलग से डीएनए के प्रोब्स यानी छोटे छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाला जाता है। तो इनको डीएनए प्रोब्स इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर जो है वो ख़ास किस्म के एलिमेंट्स यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, या ख़ास किस्म का डाई इस्तेमाल होता है। इस बात का मकसद क्या होता है कि ये क्या करें कि ये इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाएं, और जब इनके ऊपर जो है वो खास किस्म की अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाएं तो इनका इमेज बन सके। यानी वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या जो डाई इस्तेमाल करते हैं इन डीएनए प्रोब्स के अंदर, वो क्या करेगा, वो मदद देगा इन डीएनए फ्रेगमेंट्स की डिटेक्शन में। तो यहाँ पे एक और बात का बताना ज़रूरी है, वो ये है कि सदरन ब्लॉटिंग करते वक्त ये जो हम जानते हैं कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रैंड ये होती है, एक स्ट्रैंड ये होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये डबल स्ट्रैंडेड इसलिए कि एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, तो इसको अलग किया जाता है, यानी खास केमिकल डाल के इनको सिंगल स्ट्रैंड ये इस तरह से जो है वो अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होंगे। और जब ये सिंगल फॉर्म में होते हैं तो तब इनमें डीएनए प्रोब्स को डाला जाता है ताकि वो दोबारा से इन सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ बॉन्ड बना सकें। अब उसके बाद क्या किया जाता है डीएनए प्रोब्स के बाद कि वो डीएनए प्रोब्स इनके साथ जो है वो जुड़ जाती हैं, यानी हाइब्रिडाइज कर जाती हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, जुड़ जाना। उसके बाद जो है इसके अंदर से ख़ास किस्म की रेज यानी एक्स रेज जिन्हें हम कहते हैं वो गुजारी जाती हैं। जैसे आपने लैब टेस्ट में देखा होगा कि अगर हमने टांगों का, बाजुओं का एक्सरे करवाना हो तो जो फोटोग्राफिक फिल्म यानी हमें जो एक्सरे मिलते हैं उसके ऊपर जो है वो हमें एक इमेज नज़र आता है, यानी जो टांग की हड्डी होती है अगर उसको देखना है उसमें कोई फ्रैक्चर है यानी वो टूटी हुई है कहीं से, या बाजू की हड्डी है तो वो हमें बाजू की जो हड्डी की तस्वीर है वो एक फिल्म के ऊपर यानी एक हार्ड सा जो कागज़ की तरह का स्ट्रक्चर होता है लेकिन हार्ड होता है जिसे फोटोग्राफिक फिल्म कहा जाता है, तो उसके ऊपर मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक्स रेज को इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर से गुजारा जाता है तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। अब ये इस तरह से क्यों नज़र आए हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन डीएनए प्रोब्स के अंदर यूज़ किया था। तो इस तरह से किसी भी सैंपल का या किसी भी पर्सन का जो है वो हमने कंप्लीट डीएनए प्रोफाइल मालूम करना हो तो हम वो उसको इस केमिकल टेस्ट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर ब्लड रिलेटिव यानी किसी रिश्तेदार का जो है वो पता करवाना हो जिसका हमें नहीं पता कि वो हमारी फैमिली का है या नहीं है, तो उसका सैंपल लेके और हम अगर अपना सैंपल लें, फॉर एग्जांपल एक सैंपल जो है वो एक नॉन पर्सन का है और जो दूसरा सैंपल है वो उस रिलेटिव का है जिसका हमने पता करवाना है कि वो हमारी फैमिली का है या नहीं, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इमेज मालूम हो गया, यानी ये एक पर्सन का जो है वो पूरी प्रोफाइल है, इसी तरह दूसरे पर्सन की प्रोफाइल होगी, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है। तो उस कंपैरिजन से पता चलता है कि वो उस फैमिली का मेंबर है या नहीं है। इसी तरह से अगर कहीं पे क्राइम हुआ हो यानी कहीं पे किसी का मर्डर हुआ हो तो वहाँ से अगर सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए, यानी वहाँ पे अगर कोई
स्किन का छोटा सा टुकड़ा मौजूद है, यानी या बाल मौजूद है, या ब्लड सेल्स यानी वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है, तो उस सैंपल को क्या किया जाता है, उस सैंपल को जो है वो उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। इसके अलावा हमें जिस पे शक होता है, यानी पुलिस को जिस पे शक होता है, तो उनको जो है उनके सैंपल्स लिए जाते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है, और उनको आपस में जब मैच किया जाता है तो जिस पर्सन के डीएनए से जो है वो ये अननोन सैंपल जिसका हमें नहीं पता, जो हमने स्किन, हेयर या ब्लड जो है वो उस जगह से लिया था जहाँ पे मर्डर हुआ है, तो उससे जो मैच करेगा तो पता चल जाएगा कि जो मर्डर है यानी उस क्राइम को जो है वो उस पर्सन ने किया है। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस को क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको डिजीजेस के क्योर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डीएनए एनालिसिस या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।